आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आगरा से खबर है, जहां भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया और रसूख के चलते भ्रष्ट बाबू पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बाबू की शिकायत की है और इसने रसूख के चलते आचार संहिता में ट्रांसफर करवाया। बाबू की का बदसलूकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो बीएसए आगरा और पंडित जाति को गाली दे रहा है इस ऑडियो में बाबू, और करोड़ों रुपए कमाने की रणनीति के बारे में भी जानकारी दे रहा है। तो कर्मचारियों ने डीएम और सीडीओ आगरा से शिकायत की थी और शिकायत करने वाले कर्मचारियों का भी इस बाबू ने ट्रांसफर करवा दिया। इस अधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भ्रष्ट बाबू पर जमकर कृपा बरस रही है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो चलिए आपको इस भ्रष्ट बाबू और आगरा बीएसए का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें कई तरह की बातें हो रही हैं। और जैसे अनुराग भैया की व्यवस्था उन्होंने बना दी है से इलेक्शन पीछा मैंने दे जाने का शुरू कर दिया। बीएसए तो पंडित कैसे कैसे खेतर मारी मुझे पता। अरे पंडित ना पंडित बताइए कटारा पंडित बताइए बताओ ना मुझे मौका ना मिल लो। कितने पंडित दादा ये तो मालूम है और पंडित मैंने एक चीज देख रही पंडित चाहती है संभाल ले तो ये क्या की जरूरत पड़ेगी। लाठी चार्ज में कब करूंगा दोनों भैया चुप एक मौका तो दो एक मौका दो और इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। जांच जॉइंट डायरेक्टर की है कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, ऑडियो सामने है, शिकायत भी कई बार की गई, बावजूद इसके क्यों इस बाबू पे कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, बाबू जो अनिल नौबार नाम का जो बाबू है, इसका इतना रसूख है शिक्षा विभाग में, जिसके चलते क्योंकि ये चाहे कार्य अवैध हो या वैध हो, कोई भी कार्य इनके सभी कार्य इनके इशारे पे किए जाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस पर कृपा जमकर बरसती दिखाई दे रही है। आपको सबसे पहले इसकी शुरुआत में आपको बताते हैं, 2011 में इसके पिताजी की जो मृतक आश्रित में इनके तैनात किया, उसके बाद 2013 में उसे नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इनकी पत्नी को 2015 में शिक्षा विभाग के माध्यमिक विद्यालय में इसे नियुक्ति की गई और इन्हें नॉमिनी बना सेवा पुस्तिका में नॉमिनी बना दिया। उसके बाद 2018 की बात करें तो इसे दूसरी नियुक्ति पत्र भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे दे दी और दो नियुक्ति पत्र इस बाबू पर को दिए गए। इसके अलावा एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें करोड़ों रुपए धन उगाने की बात की रणनीति पूरी तैयार की गई। इसके अलावा एक ऑडियो बीएसए आगरा को गाली देते हुए दिखाई सामने आई। इसके अलावा एक ऑडियो जिसमें किस प्रकार अधिकारियों को सेट करने की बात कही गई है कि हम किस प्रकार अधिकारियों को सेट करते हैं। तमाम ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारी इस पर मौन बने हुए हैं, कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाह रहे, जिससे ये समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस बाबू पर जमकर कृपा बरत रही है। हालांकि इस पूरे मामले में शिक्षा कर्मी ने इसकी शिकायत की थी उच्च स्तर के अधिकारियों से, जिला अधिकारी आगरा और सीडीओ को शिकायत की, लेकिन इस बाबू पर कार्रवाई करने की बजाय इन शिक्षा कर्मियों को ही आचार संहिता में इसने अपने रसूख के चलते यहाँ से निलंबित करा दिया, दूसरी जगह करा दिया। तो निश्चित तौर से समझा जा सकता है कि इस बाबू की किस प्रकार से अपने रसूख की धमक है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर किस प्रकार पकड़ है, ये देखने वाली बात है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अधिकारी से भी बातचीत की थी, तो जांच अधिकारी ने भी गोलमोल तरीके से जवाब दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें प्रमुख सचिव ने भी पर्सनल कॉल किया था और 1 महीने में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अभी भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में दीमक चाट रही है। तो समझा जा सकता है इस बाबू की अपने शिक्षा विभाग में कितनी रसूख है, जिसके चलते इस बाबू पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया लगातार परत दर परत
खबर इसकी दिखा रहा है। अब देखने वाली बात है इस बाबू पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि इस पूरे मामले में ये जो शिक्षा कर्मी हैं योगेंद्र उपाध्याय जो है एजुकेशन मंत्री हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है और इसे निलंबन करने की बात भी कही गई है। अब देखने वाली बात यह है इस पूरे मामले में इस बाबू पर कब कार्रवाई होगी, कब इस बाबू पर और कार्रवाई होने के बाद आगे क्या तथ्य सामने आएंगे। और राजेश जी सबसे बड़ा सवाल है इसके अलावा अभी अन्य और ऑडियो भी बताई जा रही हैं। इसके लगातार न्यूज वन इंडिया एक परत टू परत इनके खोलने के लिए लगा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में क्या तथ्य सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। तो इस मामले में अब एक्शन कब होगा इसका इंतजार है, लेकिन इस मामले ने बता दिया कि अब भी सरकारी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो गड़बड़ियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की नीति साफ है, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आगरा में भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और रसूख के चलते भ्रष्ट बाबू पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिन्होंने शिकायत की थी उनका ही ट्रांसफर करवा दिया। और दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। एसकेएम ने पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 11 से 18 मई तक जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लगातार जो पहलवान हैं वो पिछले 16 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं और कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी उन्हें मिला। किसान नेता ने भी उनका समर्थन किया और कई खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया है। और पीयूष इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से। पीयूष, अब एसकेएम ने भी पहलवानों का समर्थन किया है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की अभी चेतावनी दी है। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज पीयूष तक नहीं पहुंच पा रही। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि अभी वहां पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार किसान भी यहां पहुंच रहे हैं, कई खाप पंचायतों के जो सदस्य हैं वो भी यहां पे पहुंचे। तो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और जंतर मंतर पे पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। एसकेएम ने पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। और पीयूष दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, लगातार जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं इसे समर्थन अलग अलग लोगों का मिल रहा है। अब एसकेएम ने भी पहलवानों का समर्थन किया और आंदोलन की चेतावनी दी। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो लगातार पहलवानों को जो किसान संगठन है उनका समर्थन मिल रहा है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहीं ना कहीं ऐलान किया है कि वो जो पहलवान है उनका समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से जिला स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार आप देखिए कई दिनों से जो पहलवान है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज भी कई जो किसान संगठन है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे। हालांकि ये खबरें आई कि पुलिस से रोक हुई, लेकिन पुलिस ने इस बात का खंडन किया है। लेकिन ये तस्वीरें जरूर देखने को मिली किस तरीके से तमाम जो किसान हैं जो पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे हुए हैं वो बैरिकेडिंग जो वहाँ पे लगाई गई है सुरक्षा के दृष्टिगत उसको घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं सफाई पेश की है और दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पे कहा है कि किसानों का एक समूह जंतर मंतर आया था और परिवेश की जगह पे जहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है धरना स्थल पर पहुंचने की जो जल्दी में कहीं ना कहीं ये तमाम जो किसान है वो थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्हें वहां से हटा दिया गया है और उनको वैकल्पिक रास्ते से धरना स्थल पर जहाँ पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर लेकर जाया गया है। तो निश्चित रूप से पहलवानों को लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे को लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे अगर हम आंदोलन को देखें, यूं कहें कि प्रदर्शन को देखें तो जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, क्योंकि लगातार जो पहलवानों की मांग है वो उसमें इजाफा हो रहा है। आपने शुरुआती दौर में देखा जब पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे तो तमाम जो खेल मंत्रालय तक सक्रिय था, केंद्र सरकार सक्रिय थी और कई दफे पहलवानों से बातचीत की गई, कमेटी बना दी गई। लेकिन दूसरी दफा आप देखिए कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में एक तरीके से चुप्पी साधे हुए है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहलवानों का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से पहली बार पहलवानों के साथ बैठकें हुई, खेल मंत्रालय के तमाम अधिकारी उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, कमेटी बनाई जाती है। पहलवान दूसरी बार जब प्रदर्शन पर बैठते हैं तो आप देखिए शुरुआत में क्या पहलवान कहते हैं। पहलवान कहते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को हमको बताया जाए, हम फोन कर रहे हैं अधिकारियों को जो कमेटी में है उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है और पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा पहलवान एक शिकायत दर्ज करा देते हैं दिल्ली पुलिस में और कहते हैं कि शिकायत दर्ज कराए हुए हमें बहुत घंटे हो गए हैं, एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। पहलवान प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली पुलिस से कि आप सीलबंद लिफाफे में महिला पहलवानों की शिकायत हमें बताइए कि क्या कुछ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस समय मांगती है और दिल्ली पुलिस बताती है अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की हमने एफआईआर हम आज दर्ज कर लेंगे। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, पास्को एक एक्ट भी लगा दिया जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आप लगातार इस प्रदर्शन को आप कवर कर रहे हैं। कुछ और अपडेट भी आपसे मैं लूंगा, तो एक विस्तार से भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि दरअसल ये क्या पूरा मामला है। पहलवानों का प्रदर्शन सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। दरअसल पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पिछले 15 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आज 16वां दिन है और पहलवानों का आंदोलन भी किसानों के आंदोलन की तर्ज पे सियासी समर्थन के जरिए नई शक्ल अख्तियार कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन अब सियासी हो चला है। किसानों और खाप पंचायत की एंट्री के बाद आंदोलन की दिशा कुछ और ही शक्ल अख्तियार कर रही है। इस बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने वीडियो मैसेज जारी कर खाप पंचायत से अपील की है। बृजभूषण सिंह ने कहा, पहले आप पूरे मामले की तहकीकात कर लीजिए। साथ ही कहा, जिस दिन दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होगी और अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं आप सबके बीच खुद आऊंगा। मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, सिंगार नहीं था। चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। बहरहाल आइए धरने की वजह पर एक नजर डालते हैं। प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन, पूरी स्क्रिप्ट खुद ब खुद साफ हो जाएगी। धरने की वजह कहीं ये तो नहीं। अगस्त 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट पर टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के आधार पर प्रतियोगिता में भाग लेने पर रोक लगा दी। विनेश ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ठहरने से इनकार कर दिया। वहीं टूर्नामेंट के दौरान उनके साथ ट्रेनिंग भी नहीं की। नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नियमों में बदलाव कर दिया। इसके तहत कोई भी राज्य नेशनल में 1 से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा से भेजी जाती थीं। ओलंपिक में जाने से पहले ओलंपिक कोटा लेने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स देना पड़ सकता है। इससे पहले ये होता था, जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे टीम में जगह मिल जाती थी। फेडरेशन का तर्क है कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते और वे ओलंपिक खेलने चले जाते हैं, जिससे उनके मेडल जीतने की संभावना कम हो जाती है।
2022 में कुश्ती महासंघ ने निजी और गैर सरकारी संगठनों को पहलवानों की मदद करने पर रोक लगा दी थी। लिहाजा पहलवानों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे मनपसंद विदेशी कोच, फिजियो और विदेश में ट्रेनिंग और प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिलनी बंद कर दी गई। फिलहाल धरना प्रदर्शन पूरी रौ में है। सवाल समर्थन विरोध का नहीं, सवाल है कि आखिर क्या प्रदर्शन के पीछे कोई और बात तो नहीं जो साफ साफ पूरे मामले की ओर इशारा कर रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए दिल्ली से पीयूष तिवारी के साथ रिपोर्ट। और खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा है। तमिलनाडु एक शांत राज्य है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मनीष कश्यप एनएसए और दूसरी राहत के लिए याचिका दाखिल करें। तो मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। तो इस पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ दिल्ली से, हमारे संवाददाता पीयूष। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं पहले। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से मनीष कश्यप पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगे, मनीष कश्यप पर फर्जी न्यूज़ फैलाने के आरोप लगे, प्लांटेड खबरें चलाने के आरोप लगे, उसके बाद पूरे मामले में तमिलनाडु पुलिस सक्रिय हुई और मनीष कश्यप की अगर हम बात करें तो बिहार में भी मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं तमिलनाडु सरकार से इस पूरे मामले पर एक तरीके से रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर तमिलनाडु सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मनीष कश्यप जो कि यूट्यूबर है उसको लगा है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको कोई भी परेशानी है या किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप संबंधित अथॉरिटी को कहीं ना कहीं लिखे। इसके साथ ही आप देखिए मनीष कश्यप के तमाम जो समर्थक हैं, चूंकि मनीष कश्यप के भी सैकड़ों की बात करें, हजारों की बात करें, क्योंकि उसके समर्थक भी बिहार में हैं। आपने देखा किस तरीके से मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार में तमाम जो संगठन है वो उतर चुके थे और कहीं ना कहीं समर्थन में नारेबाजी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा था, लेकिन एक बड़ा झटका आज मनीष कश्यप को जरूर लगा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में मनीष कश्यप क्या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और क्या वाकई में हाई कोर्ट से मनीष कश्यप को राहत मिलती है, क्योंकि मनीष कश्यप को द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो मामले तमिलनाडु में और बिहार में दर्ज हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह क्लब करके उसे बिहार में उसे किया जाए, यानी कि बिहार में ही इस पूरे मामले की सुनवाई हो। और लगातार यही दलील दी जा रही थी कि मनीष कश्यप जो है वो तमिलनाडु की बिल्कुल, यानी जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष को झटका लगा। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन दिनों यूपी निकाय और कर्नाटक चुनाव को लेकर बेहद व्यस्त हैं। हालांकि बीएसपी राजनीति के प्रमुख रणनीतिकार और मायावती के सबसे करीबी सतीश चंद्र मिश्रा का पता नहीं चल रहा। 2007 में बीएसपी की बहुमत की सरकार बनाने में सतीश चंद्र मिश्रा का अहम योगदान रहा था। एक वक्त मायावती के सबसे करीबी रहे और बसपा में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र चुनावी मौसम में नजर नहीं आ रहे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने वहां रैली की, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक में नहीं है, जबकि यूपी के अन्य नेताओं का नाम उसमें शामिल है। इधर यूपी में चल रहे नगर निकाय चुनाव में भी वो कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कोई चुनावी सभा नहीं की और न ही किसी अहम बैठक में शामिल हुए। अब राजनीति गलियारे में ये सवाल उठ रहा है कि चुनावी सीजन में वे कहां हैं। 2007 में हुए विधानसभा के चुनाव में जिताने में और मायावती को ताज पहनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे करीबी नेताओं में से माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा का नाम फिर से एक बार गायब हो गया है। यानी कि कर्नाटक के रैलियों में और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर से नहीं दिखने से संशय पैदा होता नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही बसपा ने सभी सीटों पर जोर शोर से नगर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बसपा प्रमुख मायावती खुद लगातार चुनावी तैयारियों की मॉनिटरिंग करती रही। महापौर के अलावा अन्य प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सभी जोन और जिलों के पदाधिकारियों को सौंपी गई।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान भी सतीश चंद्र मिश्र बैठकों और पार्टी के अहम फैसलों से दूर ही रहे। अम्बेडकर जयंती और बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन जैसे खास मौकों पर भी वो मायावती के साथ नहीं दिखे। जब नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो लगा कि शायद चुनाव प्रचार में दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रचार के दौरान कहीं नजर नहीं आए। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने ही चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान प्रचार की कमान संभाली। अब कर्नाटक में चुनाव होना है। वहां बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बेंगलुरु में एक रैली को भी संबोधित किया। चुनाव से पहले चर्चा ये थी कि सतीश चंद्र मिश्र वहां जाएंगे, लेकिन जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उनका नाम ही नहीं था। जबकि मायावती, उनके भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के अलावा यूपी से अशोक सिद्धार्थ, दिनेश गौतम और नितिन सिंह स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इससे पहले यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनावों में भी सतीश चंद्र मिश्र का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं था। कर्नाटक के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव, प्रत्याशियों का चयन हो या बड़ी बैठकों का कार्यक्रम हो, ऐसे में कहीं भी अब सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी मायावती के जन्मदिन पर और इसके साथ ही साथ में कई ऐसे कार्यक्रमों में देखी गई है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की सूची में बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सतीश चंद्र मिश्रा का नाम काट दिया है। ऐसे में बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी नाम जोड़ा गया है। इसके साथ कई ऐसे यूपी के बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका नाम कर्नाटक के स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। सतीश चंद्र मिश्रा का नाम की अगर बात करते हैं तो सतीश चंद्र निकाय चुनाव में भी उनका नाम काट दिया गया है। ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि बिल्कुल एक बार फिर से बसपा से दूरी कितनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर अगर बात करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा की तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका अहम होगी या फिर किनारे कर दी